सेल द यूनिट ऑफ लाइफ सब लोग अच्छे से कवर किए ही होंगे, बट इसकी समरी में देखना एक एडिशनल पॉइंट मिलेगा जो कि मेन टेक्स्ट में नहीं है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस के बारे में तो आपको इसकी समरी में मिल। हाय एवरीवन, आई एम इजहान शबीर, करंटली ए सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स भोपाल। आई गॉट 360 आउट ऑफ 360 इन माई नीट 2021 इन बायोलॉजी। तो यार बायो के बारे में मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, बट उसमें मेनली मैंने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के बारे में बात की कि अगर आपके पास 1-2 साल का टाइम है तो उसमें आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बट सिंस अभी नीट 2023 के लिए जस्ट अराउंड 3 मंथ्स बचे हुए हैं, तो इस टाइम के अंदर अंदर आप अपने बायोलॉजी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि आप भी फुल स्कोर अचीव कर सकें। देखो, बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आपको सबसे कम टाइम डिवोट करके मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। अगर सेम एफर्ट आप बायोलॉजी में भी पुट कर रहे हैं और जितने आपके मार्क्स आएंगे उतने मार्क्स फिजिक्स में लाने के लिए हो सकता है आपको 5 टाइम्स ज़्यादा एफर्ट पुट करना पड़े, बट बायोलॉजी में ऐसा नहीं है। इसमें आप कम टाइम के अंदर अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपने पूरा NCERT को ही फॉलो करना है, फिर चाहे वो किसी यूनिट के स्टार्टिंग में साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हो, या फिर चैप्टर के अंदर कोई पर्टिकुलर डेट मेंशन हो, डायग्राम्स हो, उनकी लेबलिंग्स हो, या फिर चैप्टर के बाद की समरी हो, हर जगह पर आपको कहीं ना कहीं पे कोई एक नई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो इन छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स पे आपको ध्यान देना है और बस NCERT को ही फॉलो करना है। फिर रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो कर सकते हो, और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं तो उसके बाद कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हो जिसमें क्वेश्चंस NCERT बेस्ड दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि NCERT से आप कहीं डिविएट हो जाए, कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस करने लगे, इस फेज पे एडवाइजेबल नहीं है। जहां पर भी आपको NCERT बेस्ड क्वेश्चंस मिले आप वो फॉलो कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने डॉक्टर अली की बुक भी रेफर की थी, बट अगर आपको ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आई विल सजेस्ट यू मेमोनीट। इसमें आपको 30,000 क्वेश्चंस मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन मिलेंगे। फिजिक्स में फार्मूला याद करने के लिए एक सेपरेट सेक्शन है यहाँ पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नेम्ड रिएक्शंस का एक सेपरेट सेक्शन बनाया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक यूनिट सेलेक्ट किया है बायोलॉजी में, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो इसमें कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम। जैसे पहले क्वेश्चन आ गया, व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू इज ब्लड। तो ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो यहाँ पे रेफरेंस आ गई पूरी NCERT की कि इस पेज नंबर में इस पैराग्राफ से लिया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड। तो इसमें मान लो अगर आपने कोई क्वेश्चन रॉन्ग कर लिया तो उसकी भी डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी कि एक्चुअल आंसर क्या है और क्या आपने गलत किया है, एंड अगेन NCERT से आपको रेफरेंस मिलेगी। बिसाइड्स इनका जो रिवीजन एल्गोरिदम है दैट्स बेस्ड ऑन वेरियस स्टेजेस ऑफ मेमोरी सच दैट कि आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाए। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के इसी में आप लैंग्वेज चेंज करके आप हिंदी में भी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। और इस पे आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी, आप वो भी अवेल कर सकते हैं। और आप मेरा कूपन कोड इजहान यूज करते हैं तो यू विल गेट ₹300 ऑफ। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे हम एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो यार हर यूनिट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम जनरली नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा कि किस चैप्टर में कौन सी चीज़ों पर आपने ध्यान देना है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी चीज़ें छोड़ देनी है। बायोलॉजी में आपको पता ही है NCERT की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली सब कुछ तो पढ़ना ही है। मैं बस कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि हो सकता है जिन्हें आप छोड़ दो, तो उन पर भी ध्यान देना है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी हर चीज़ पे तो ध्यान देना ही है। स्टार्ट करते हैं 11th के बाद से। पहला यूनिट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो पहला चैप्टर तो लिविंग वर्ल्ड है। इसमें सब लोग ही, आई मीन इट्स एन ईजी चैप्टर, तो सब लोगों ने अच्छे से किया होता है और पहला चैप्टर है। तो इसमें आपको थोड़ा सा जो लास्ट के 1-2 पेजेस हैं उन पे अच्छे से ध्यान देना है। तो इसमें जो टैक्सोनॉमिकल एड्स लास्ट का जो पोर्शन है इस चैप्टर का, तो उसे आपने अच्छे से देख लेना है। उस पर बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। देन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें जो आपको टेबल दिया हुआ है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, तो उसका बेसिस क्या है उस चीज़ को भी अच्छे से देख लेना है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो देखना है उसका क्या बेसिस था, एंड बाकी चीज़ें तो मेन है वो सब देख ही लेते हैं। प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करने वाली है। मैंने खुद एनिमल किंगडम पहले 11th में छोड़ ही दिया था, 12th में आते आते फिर वो कवर कर लिया, बट आपने ऐसा नहीं करना है। इसमें जो स्पेशली एग्जाम्पल्स है उनके जो कॉमन नेम्स है वो अच्छे से याद कर लेने हैं हर एक फाइलम के। देन इसमें डायग्राम्स आपको होंगी, उनकी लेबलिंग्स अच्छे से देखनी है। एनिमल किंगडम पे लास्ट पे एक टेबल बनाया हुआ है, उसको अच्छे से देख लेना है। प्लांट किंगडम में समरी में एक पॉइंट्स दिया हुआ है स्पोरोफिल वगैरह के बारे में, तो वो चीज़ अच्छे से देखनी है। एंड देन द नेक्स्ट यूनिट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स।
पर्सनली ये चैप्टर्स मुझे बहुत डिफिकल्ट लगे थे क्योंकि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मुझे समझ नहीं आया था एंड मॉर्फोलॉजी में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी जो याद करनी थी एंड मॉड्यूल्स, आप कोचिंग के मॉड्यूल्स देखोगे तो उसमें और ज़्यादा एडिशनल स्टफ आपको मिलेगा। तो इसमें अभी बस आपने एनसीईआरटी पे स्टिक करना है, जितना भी मैं बोलूँगा वो सब एनसीईआरटी से कवर करना है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखना है। तो मॉर्फोलॉजी में भी सारी एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद कर लेनी है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में मोनोकॉट डाइकॉट के बीच की जो डिफरेंसेस है उनको अच्छे से देख लेना है, उनके शॉर्ट नोट्स में डिफरेंसेस बना लेना। देन जो डायग्राम्स दी हुई हैं रूट स्टेम वगैरह के जो डिफरेंसेस दिए मोनोकॉट डाइकॉट में, उन डायग्राम्स को अच्छे से देखना है। देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, तो इसमें क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे कॉकरोच वाला टॉपिक छोड़ देते हैं, बट वो नहीं छोड़, देयर आर हाई चांसेस कि उस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही। तो छोटा सा टॉपिक है, उसको छोड़ना नहीं है, वो अच्छे से कवर अप कर लो और बाकी जो टिश्यूज़ है उनकी एग्जांपल्स अच्छे से देख लेना। देन वी हैव सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सब लोग अच्छे से कवर किए ही होंगे, बट इसकी समरी में देखना एक एडिशनल पॉइंट मिलेगा जो कि मेन टेक्स्ट में नहीं है ग्लाइकोजन सिंथेसिस के बारे में, तो आपको इसकी समरी में मिल जाएगा, उस चीज़ को देख लेना है। बायोमोलिक्यूल्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो याद करनी है, अंदर चैप्टर में आपको टेबल्स मिलेंगे, कुछ डेटा मिलेगा, परसेंटेज, तो वो अच्छे से देख लेना, उनको याद कर लेना है। देन कुछ अमीनो एसिड्स हैं, उनकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन देख लेना, एनसीईआरटी में जिन अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर है उसमें एरोमेटिक कौन से है तो वो थोड़ा देख लेना है। देन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो इसमें अच्छे से देख लेना है कि फेजेस ऑफ सेल साइकिल किस फेज में क्या होता है, स्पेशली लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, तो उसमें किस फेज में एक्चुअल मतलब क्या लाइन दी है एनसीईआरटी में, किसी चीज़ की इनिशिएशन हो रही है या किसी चीज़ की कंप्लीशन हो रही है, तो उस चीज़ पे ध्यान देना है अच्छे से। देन यू हैव प्लांट फिजियोलॉजी, तो इसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको रिटेन करनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, इसमें डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो सब अच्छे से देख लेना है। एक्वापोरेंस के बारे में एनसीईआरटी में लिखा है, वो पूरा देख लेना है। डिफरेंट थ्योरीज, कोहेशन टेंशन थ्योरी वगैरह वो देख लेनी है। मिनरल न्यूट्रिशन, इसमें पूरे जो मैक्रो मिनरल्स, नेक्रोटिक एलिमेंट्स, वो सब अच्छे से देखना है। देन पूरी प्लांट फिजियोलॉजी में आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, इसमें क्या है कि चीज़ें भूल जाती है बार बार, जैसे केमियोस्मोटिक थ्योरी पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, तो वो सब चीज़ें जब आप एक बार पढ़ोगे तो भूल जाएंगी, उन्हें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा ताकि लॉन्ग टर्म तक वो रिटेन रह पाए, एटलीस्ट हमारे एग्जाम के दिन तक। तो उस चीज़ को बार बार रिवाइज करो, 2 बार में 3 बार में याद नहीं रह रहा है तो 4 बार रिवाइज करो, ऐसी चीज़ें याद रहेंगी। देन उसके बाद अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो ये तो सबको इंटरेस्टिंग ही लगता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन।